चलिए, आपको जो है आज का हमारा सेकंड सेशन है ना? इससे पहले मेरा एक पहला सेशन हो चुका था। तो चलिए देखते हैं। आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो निचोड़ में कराने वाला था, ठीक है, वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन कर रहा हूँ। आप लोग सुनिएगा, आप लोग को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है, ठीक है? तो कुआं, तालाब है कि नहीं, हैंडपंप, नहर हो गया। अब देखो पूछा जाता है एग्जाम में कि बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था, ठीक है ना? तो 18 दिसंबर 2008 को, कब? 2008 को, 18 दिसंबर को जो है बहुत बड़ा जो है भयंकर बाढ़ आया था। बाढ़ जो होता है एक प्राकृतिक आपदा होता है कि नहीं? अब सूरज एक काम अनेक, एक टॉपिक है। तो सौर ऊर्जा, सूर्य की शक्ति को कई तरह से प्रयोग में लाया जाता है। सूर्य की शक्ति को कई तरह के प्रयोग में लाया जाता है, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना पकाया जाता है। सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना पकाया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग जो होता है खाना बनाने में, जैसे लाइट जलाने में, मोटर गाड़ियां चलाने में, बिजली बनाने में, है ना, कृत्रिम ग्रह में प्रयोग होता है, रेलगाड़ी चलाने में, है ना। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग की पुती होती है। एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा कि सोलर कुकर की जो है पेंदी किस रंग से पुती हुई होती है? तो काली रंग से। क्यों? क्योंकि काली रंग जो होता है वो जो किरण जो होता है, प्रकाश की किरण, जैसे काले कपड़ा पहनते हैं ना, काला कपड़ा, रंगीन कपड़ा, क्या करता है वो? बहुत ज्यादा गर्मी लगता है गर्मी के टाइम में। और सफेद वाला क्यों पहना जाता है? ताकि वो जो है गर्मी हमको कम दे, वो जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। लेकिन काला रंगीन जो होता है ना, काला वाला, वो जो है प्रकाश की किरण को अपने पास रख लेता है। इसीलिए हम लोग को गर्मी दिन में रंगीन वाला कपड़ा पहनने से क्या होता है? गर्मी लगता है ज्यादा। इसलिए जो है व्हाइट वाला कपड़ा पहनते हैं। व्हाइट वाला जो होता है वो प्रकाश जो आता है, सूर्य की किरण का जो भी रे आता है, उसको क्या कर देता है? उसको भगा देता है, जा तू, है ना। लेकिन काला वैसा नहीं करता है, काला रख लेता है अपने पास। इसलिए काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यानी गर्मी में काला कपड़ा मतलब रंगीन कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो काला जो होता है ना, सबसे ज्यादा जो है गर्मी देने वाला होता है। वो प्रकाश को रख लेता है अपने पास, है ना। इसीलिए बोलता है कि सोलर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी पकेगा तब ना। काला पेंदी रखेगा तो प्रकाश को क्या करेगा? अपने पास रख लेगा, तो जल्दी खाना पकेगा। काला अगर नहीं देता, कोई दूसरा रंग का दे देता, तो क्या होता कि वो जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता लाइट को, रिफ्लेक्ट कर देता, तो बचता यहाँ पर नहीं उसका ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, है ना। इसीलिए काला जो है पोता जाता है। एकदम याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होता है। ऊपरी ढक्कन जो होता है पारदर्शी होता है, हम देख सकते हैं कि क्या नीचे हो रहा है, पारदर्शी होता है। जैसे कांच होता है ना पारदर्शी, इधर से देखने के बाद उधर दिख जाता है। जैसे हम इसे हाथ रखे, दिखता है? उधर नहीं दिखता है। अब यही शीशा रहता तो इधर से हम यहाँ रखते मुंह, उधर दिख जाता है। पारदर्शी होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीजों पर डालता है। जो दर्पण जो होता है ना, प्रकाश की किरण जो है अंदर जाता है उसी के थ्रू, जिसे एल्यूमिनियम डिब्बों में रखा खाना पक जाता है। और एल्यूमिनियम का डब्बा होता है, वो खाना पक जाता है ना। समझ गए? हमारा जंगल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो बता दिए, पश्चिमी चंपारण वीडियो फर्स्ट में बताए थे, याद रखिएगा, है ना। ये वन्य जीव अभ्यारण है और ये बाघ संरक्षण संरक्षित जो है अभ्यारण है ना। अब हर धरहरा की परंपरा, धरहरा गांव, एक गांव है धरहरा, ठीक है, बिहार में। तो ये कौन सा जिला में धरहरा गांव? तो जिला भागलपुर में है। इसका प्रखंड जो है कहाँ पड़ जाएगा आपका इस गांव का? तो नवगछिया, नवगछिया प्रखंड में आता है ये धरहरा गांव, ठीक है, जिला भागलपुर में है ये। धरहरा गांव में बेटी के जन्म होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा पहल है, आई लाइक टू मच। बेटी का जन्म होता है तो लोग जो है उदास हो जाते हैं। नहीं, उदास नहीं होना है। देखिए कितना बढ़िया है। धरहरा गांव जो है बेटी के जन्म होने पर 10-10 गो पौधा लगाते हैं। सोचिए, 10-10, एक बेटी होता है 10 पौधा लगाते हैं, तो सोचिए रोज कितना बेटियां होती हैं। जंगल में लगी आग को दवानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दवानल। जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं। अब रामू काका की दुकान, एक चैप्टर था ये हमारा, सौरमंडल, ठीक है। तो सौरमंडल का मुखिया जो होता है सूर्य होता है। सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और प्रमुख सदस्य है। इसका जो है ग्रह, इसमें जो है सौरमंडल में ग्रह होता है, उपग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, एस्ट्रॉइड वगैरह होता है ना।
सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार का जो भी सदस्य होता है ना, जो भी आपका ग्रह सब होते हैं, उसका अपना लाइट नहीं होता है, इसी से प्रकाशित होता है, उसका लाइट जाता है, ठीक है ना। उसका लाइट के जाने के बाद ही, जैसे अर्थ का अपना लाइट नहीं है, सूर्य का लाइट आता है तब हम लोग प्रकाश हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी सुबह हो गया है, प्रकाश आया है सूर्य का, है ना, तो अभी क्या हो गया आपका, अभी प्रकाश, अभी दिन हो गया है, वही चल जाता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा, क्योंकि इसका अपना लाइट है नहीं। सौर परिवार के सभी सदस्य हो गए ये वाला। इसके बाद सूर्य अपने जगह पर स्थिर रहता है और ग्रह जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोलता है कि सूर्य जो है दौड़ रहा है, सूर्य दौड़ता नहीं है, सूर्य एक जगह जो है बैठा हुआ है। अर्थ जो है या अन्य प्लानट जो है उसके चारों तरफ दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य के को दूरबीन से देखने पर सूर्य से आग की लहरें दिखाई देती है, जिसे सौर प्रज्वलन कहते हैं, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को गेंद माने तो पृथ्वी उसके सामने राई के समान है, ठीक है। यानी पृथ्वी से जो है 109 गुना बड़ा है कौन, सन, बहुत बड़ा है सन, इतना छोटा है पृथ्वी, है ना। देखिए क्या तुलना किया है कैसे, अगर हम सूर्य को एक बॉल मानेंगे तो राई जो होता है ना, राई 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 जो होता है उतना छोटा होता है कौन, ग्रह। सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशपिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक है। 8 ग्रह है ना, आपका 8 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस, ठीक है। अरुण वरुण जिसको बोलते हैं, यूरेनस नेपच्यून, है ना। ये हो जाएगा आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को एक साइड रखा गया है, और मतलब आंतरिक ग्रह में रखा गया है, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाह्य ग्रह में रखा गया है। और इस दोनों मंगल और मतलब 4 गो इधर 4 गो उधर, उसके बीच में जो होगा वहां पर क्षुद्र ग्रह है, वहां पर क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। यानी क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग होते हैं, ग्रह के टूटे हुए भाग होते हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह प्लेटो हो गया, चिरोन हो गया, सेरस हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह बोलेगा तो सेरस, क्या हो जाएगा, सेरस। और प्लेटो भी अभी क्षुद्र ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सबसे ज्यादा और जल्दी चक्कर लगाता है, क्योंकि छोटा मोटा ग्रह है तो क्या करेगा वो, और सबसे निकट है पृथ्वी सन की, तो जल्दी जल्दी घूमेगा, है ना। सबसे कम टाइम में घूमेगा वो, और अधिक बार घूमेगा, क्योंकि बहुत कम अर्थ यहाँ पर है, और ये जो है आपका बुध यहाँ पर है, अर्थ आपका सॉरी सन यहाँ पर है और यहाँ पर बुध है, तो उसके सामने जल्दी जल्दी घूम जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट घूमेगा, और क्या करेगा ये, जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा चक्कर लगाएगा। अब जैसे कि पृथ्वी इधर है, पृथ्वी घूमने में टाइम लगेगा उसको, है ना, तब तक ये 2-3 बार घूम लेगा, ऐसे करके होता है ना। मंगल जो है लाल ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2 ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रह घूमने की दिशा से जो है उल्टा घूमते हैं, जैसे आपका शुक्र और अरुण, सॉरी शुक्र, हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कौन घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमते हैं, है ना। और इसका सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होता है। सब ग्रह जो होता है वो कैसे घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए सूर्योदय जो है वहाँ पर शुक्र और अरुण, वहाँ पर सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है। बाकी जो प्लानट है वो आपका शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो प्लानट है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसलिए जैसे अर्थ अर्थ भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, है ना। सॉरी ऐसे करके पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे, है ना, ऐसे तो हो जाएगा आपका क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घूमते हैं आपका अर्थ, ठीक है ना। जिसके कारण से यहाँ पर सूर्य किधर होते हैं, सूर्य किधर उगते हैं, तो पूर्व में। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं, और इसका जो है 82 गो उपग्रह है, 7 गो छल्ले हैं, इसका कितने छल्ले हैं, 7 गो छल्ले हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। प्लेटो अब क्षुद्र ग्रह हो गया है, 2006 में जो है इसके ग्रह की मान्यता रद्द हो गई, 2006 में इसको बोला कि नहीं तुम जो है ग्रह जैसा नहीं है ना, तुम्हारा आकार आकृति, ठीक है, वजन वैसा नहीं है जो कि तुमको ग्रह में रखेंगे, इसलिए तुम जाओ, तुम क्षुद्र ग्रह रहो। 2006 में जो इसको क्षुद्र ग्रह के रूप में मान्यता मिल गया। तारा के पास अपना प्रकाश होता है, तारा जैसे कि सूर्य एक तारा है, तारा के पास अपना प्रकाश होता है और काफी दूर है, इसलिए यह टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर 71% जल है, स्थल जो है 29% है, ये पता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड, सवा एक सॉरी 1.25 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है टाइम, तो 1.25 सेकेंड, 1.25 सेकेंड याद रखिएगा, 1.25 सेकेंड। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है क्या है, वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो चक्र कितने दिनों में, कितने टाइम में लगाते हैं,
तो 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करते हैं? 27 दिन 8 घंटा। और इतना ही समय में वह अपना अक्ष पर भी घूमता है, इसलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। और चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर भी इतना ही टाइम लगाता है, 27 दिन 8 घंटा, और इसका एक ही भाग को हम लोग देख पाते हैं चंद्रमा को। देखिएगा बढ़िया से, चंद्रमा में जल नहीं होता है, चंद्रमा में वायु नहीं होता है, चंद्रमा में मिट्टी नहीं होता है ना। रात में जो है वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए रहना वहाँ पर नामुमकिन है ना। बुध और शुक्र जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अभी हम लोग पढ़े शनि का 82 उपग्रह है, सबसे बड़ा टाइटन। मंगल का जो उपग्रह क्या क्या है? डिमोस और फोबोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमोस एंड फिबोस। उल्का पिंड क्या होता है? कभी कभी जो है आकाश से टूटकर तारे गिरते हैं। यह तारे नहीं, यह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यह तारे नहीं होते हैं, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड टूटकर गिरते हैं। ठीक है, इसके बाद इसीलिए इसको बोलते हैं, और यही इसी को बोलते हैं उनका पिंड। आकाशगंगा, तारों की नदी है ना, करोड़ों तारों का समूह होता है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? तो तारों की नदी इसको बोलते हैं, यानी करोड़ों करोड़ों जो है तारों का समूह होता है। आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह दिखाई देती है। आकाश में जो है एक बहती हुई नदी जैसी होती है, उसी तरह से आकाश में प्रकाश की बहती नदी की तरह दिखाई देती है। सप्तऋषि क्या होती है? आप भी जानते हैं सप्तऋषि, आप देखे होंगे, ठीक है, कि उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है। आप उत्तर दिशा में देखिएगा, रात के टाइम में आपको 7 तारा नजर आएगा, ठीक है, उत्तर दिशा में, जिसको सप्तऋषि कहते हैं, है ना। भारतीय विद्वानों भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषि के नाम पर किए हैं, है ना। ऋषि, इसका 7 गो नाम है ऋषि के नाम पर। ऋषि पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि, सब ऋषि का नाम है। तो ऋषि पुलस्त्य, जो 7 गो सप्तऋषि जो दिखता है, 7 गो तारा जो दिखता है उत्तर दिशा में, उसी का नाम है। क्या क्या नाम है? तो ऋषि पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। ऋषि और पुल को मिलाने वाली रेखा को उत्तर दिशा का सूचक कहा जाता है ना। ऋषि और पुल को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर दिशा का सूचक। तो सूचक उत्तर दिशा को दिखाता है, इधर उत्तर दिशा। यूनानी ग्रंथ में हम लोग जो मैथ में पढ़ते हैं ना, मैथ में अल्फा बीटा गामा, अच्छा अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं, तो यूनानी ग्रंथ में जो है यही जो 7 सप्तऋषि है, इसका नाम क्या क्या रखा है? ध्यान से सुनिएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एटा जेटा कहते हैं यूनानी। ठीक है, यूनानी ग्रंथ में जो है वो 7 सप्तऋषि जो है, ठीक है, वो भारतीय विद्वानों के अनुसार वो नाम रखा था ऋषि वाला, ऋषि पुलस्त्य या अत्रि वाला, ठीक है। लेकिन ये जो है यूनानी ग्रंथ के अनुसार है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एटा जेटा। सब पढ़ते हैं मैथ में? हम नहीं पढ़े हैं तो आप जो है इंटर आते आते पढ़ लीजिएगा, एटा जेटा सभी पढ़ लीजिएगा। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। ये ध्रुव तारा क्या है? स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। ये जो है आपका उत्तरी ध्रुव तारा जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। विषुवत रेखा से देखने पर यह क्षितिज दिखाई देता है। ध्रुव तारा जो है अगर विषुवत रेखा यानी ये वाला, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, ये वाला यहाँ से देखेंगे ना इस जगह से, तो ध्रुव तारा कैसा दिखेगा? वो क्षितिज में दिखेगा, है ना, सोया हुआ क्षितिज, ठीक है। यह प्राचीन काल में नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान कराता, क्योंकि समुद्र में जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि किधर उत्तर है उधर दक्षिण है। तो ये जो ध्रुव तारा जो है ये जो आपका समुद्र में जो है नाविक सब थे उसको उत्तर दिशा को ज्ञान कराने में मदद करते थे। राशि क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा के दौरान सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। सूर्य जब विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है, ऐसे समूह की संख्या 12 है, जिसे राशि कहते हैं। कुल राशि की संख्या 12 है। इन राशियों में जो तारे होते हैं वो किसी न किसी आकृति की तरह दिखते हैं, किसी न किसी आकृति की तरह दिखते हैं। जैसे बोलते हैं मेष राशि आपका कर्क मकर, उसमें कुछ देता है सिंबल, है ना, ये हाथी घोड़ा ऐसा रहता है कि नहीं, है ना। तो उस तरह सिंबल जो रहता है उसमें कुछ आकृति दिखता है और उन्हें उस आकृति के नाम पर ही उस राशि का नाम रख दिया। 12 राशि जैसे हो गया, मेष हो गया,
वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, सिंह हो गया, कन्या हो गया, तुला हो गया, वृषक हो गया, धनु हो गया, मकर, कुंभ, ये सब जो है ना, मीन हो गया, ये सब जो आपका राशि है। अभी जानते हैं नक्षत्र क्या होता है। चांद का पृथ्वी की के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कई तारा गुजरता है। चांद का पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कई तारा गुजरता है। इस तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं और ये 24 होते हैं संख्या में। नक्षत्र कितना होता है? 24। याद रखिएगा, चांद का पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान, चांद का जो है, क्योंकि चांद जो है पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है कई तारा गुजरता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कई तारा गुजरते हैं, ठीक है ना, उसको नक्षत्र बोलेंगे। ये 24 होता है। अब बोलता है कि अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, उस, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये सब जो है आपका नक्षत्र है। पंडित जी के पास जाइएगा तो ये सब देखता है वो कैसे करके, ठीक है ना, इस पता चलता है उसका पांजी अतरा, कौन सा दिन शादी करना है, नहीं करना है, कौन सा अच्छा दिन है घर बनाने का, है कि नहीं, कौन सा नया बिजनेस शुरू करने का अच्छा जो है टाइम है ना। इस तरह से वो बहुत सारा चीज देखते हैं। पृथ्वी, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र 14 दिन में पार करती है। प्रत्येक नक्षत्र को जो है पृथ्वी 14 दिन में पार करती है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बहुत सारा जो है नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? ठीक है, तो चांद का जो है पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान बहुत सारा जो है उसके बीच तारा गुजरता है, वही होता है नक्षत्र। फिर बोलता है कि पृथ्वी, ठीक है, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र 14 दिन में जो है पार करते हैं, इसलिए नक्षत्र की अवधि 14 दिन की होती है। नक्षत्र की अवधि जो होती है कितने दिन की? 14 दिन की होती है। नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध होता है। नक्षत्र मौसम में गहरा संबंध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और बृहस्पति का भी जो है अभी जो कितना ग्रह है तो 82 है। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और उसकी गतियां पढ़ते हैं, है ना। पृथ्वी अगर, अच्छा, इस पूरे चक्र में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 24 घंटा लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है। आज हम दिन दिख रहे हैं, वो दैनिक गति के कारण, जो रात देखते हैं दैनिक गति के कारण हम लोग देखते हैं। पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो पृथ्वी पर पड़ने वाली प्रकाश सभी जगह हमेशा दिन हो जाएगा और वहाँ हमेशा गर्मी रहेगी, और दूसरी तरफ जहाँ प्रकाश पड़ेगा वहाँ हमेशा रात और ठंडा, प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पर रात और ठंडा रहेगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। अगर घूर्णन करना बंद कर दे, जहाँ सुबह है तो सुबह ही रहेगा, दिन है तो दिन ही रहेगा, रात है तो रात ही रहेगा। अब दिन है तो गर्मी रहेगा, गर्मी रहेगा, रात है तो ठंडी लगेगा, ठंडी रहेगा, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। परिक्रमा, परिभ्रमण, परिभ्रमण, है ना, परिभ्रमण गति। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, ठीक है। पृथ्वी की वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहती है। तो वर्ष में जो लगाते हैं 365 दिन में, नहीं एक वर्ष, तो वार्षिक गति इसको बोलते हैं, परिभ्रमण को वार्षिक भी बोल सकते हैं। और इसके कारण मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी आते हैं। आभासी गति क्या होता है? आभासी गति, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर, सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर प्रतीत जाता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअली सूर्य जो है एक जगह फिक्स्ड है, प्रतीत वो होता है आभासी गति, है ना। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं, ठीक है। अब जो है आपका भूमध्य रेखा पर के समांतर रेखा है आपका अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है और अक्षांश भी ऐसे होता है ना, तो ये समांतर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश रेखा। और उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाएंगे तो ये होता है आपका कौन रेखा, तो होता है ये देशांतर रेखा, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, है ना। अब देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है? तो 360 होता है देशांतर रेखा, ऐसे करके हम जाएंगे थोड़ा घोड़ेंगे ऐसे करके, 360 हो जाएगा आपका देशांतर रेखा, ठीक है। और अक्षांश रेखा आपका 180 होता है, जैसे अक्षांश रेखा 180 होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे जैसे 180 वो रेखा होता है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए कटिबंध पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, है ना। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि जब सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और सीधी परिक्रमा करने के बाद यानी तीसरी स्थिति में इसका झुकाव सूर्य के विपरीत हो जाता है। और दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही जो है विपरीत होता है। बात को समझिएगा। जून और दिसंबर की स्थिति में, ठीक है, 21 जून को पृथ्वी का सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। 21 जून को पृथ्वी का सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। क्योंकि वो सूर्य की ओर झुकी हुई है पृथ्वी, इसलिए जो है आपका सूर्य जो है सूर्य की रेखा सीधा कर्क रेखा पर पड़ेगी। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है ना, उसका जो है प्रकाश में रहेगा। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जून में भारत में गर्मी ज्यादा रहती है। पता है, अभी अभी जून खत्म हुआ है तो गर्मी बहुत ज्यादा था, है ना। और उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत में जो है गर्मी ज्यादा रहती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। और दूसरी ओर इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े का मौसम होता है, तो वहाँ पर जाड़े का मौसम होता है, ठीक है। अब 21 जून के 6 महीने बाद यानी 22 दिसंबर को जब पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंचती है तो उस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। तो उस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण दिन लंबी और रात छोटी होती है। और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यह दिन छोटा और दिसंबर में जाड़ा यहाँ पर पड़ता है। पता है आप लोग को। अब सितंबर और मार्च में, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर के समय पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा जो है उस पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंडी सर्दी होती है और साथ ही रात और दिन की अवधि बराबर होती है। यह तिथियां समद्विवार रात्रि कही जाती है, मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बराबर रात बराबर, ठीक है, समद्विवार रात्रि। 21 मार्च 23 सितंबर, है ना। इसके बाद आगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर हो गया आपका, और 21 जून यहाँ उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, इसके बाद 22 दिसंबर पर दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है, मकर रेखा पर। चलिए, दिन रात बराबर कब होता है तो 22 मार्च 23 सितंबर। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब विषुवत प्रदेश में सूर्य की किरणों सालों भर पड़ती है। कैसे पड़ती है तो लंबवत, सालों भर लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है फसल वगैरह आपका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बारिश गर्मी सब होती है। जलमंडल, महासागर, सागर, झील, लहर, तालाब, जल स्रोत, ये सब मिलाकर जलमंडल बनता है, ठीक है। महासागर मुख्य रूप से 4 है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, महादेश, ठीक है। महादेश जो है या महाद्वीप जो है आपका 7 है, ठीक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर नीला दिखाई देता है, ठीक है। ये जो है जब वर्ष 1984 में आखिर में नीला कैसे दिखाई देता है, कैसे पता चला कि नीला दिखाई देता है, आकाश में जाएंगे और पृथ्वी को देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आकाश जो है पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। तो वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे थे, ठीक है, राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष पर यात्रा कर रहे थे तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम का जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसने पूछा कि राकेश शर्मा जी, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया था कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो तब से जो है 1984 के बाद से पता चल गया कि अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी नीला दिखाई देता है। आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। अगर अच्छा अगर लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। स्थल मंडल, पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग जिस पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार शामिल होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल में हम लोग रहते हैं, है कि नहीं। ऊपरी ठोस जो होता है, मिट्टी कंकड़ होता है ना, मैदान पहाड़ होता है। अब स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि
संधि मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइन, ठीक है। तो ये जो है दो एक सकरा भाग होता है जो कि दो स्थल को जोड़ता है। जल संधि पानी का वह पतला भाग होता है, ये भी एक पतला भाग होता है पानी का, वो स्थल का भाग था, ये पानी। जल संधि पानी का जो है पतला भाग होता है जो दो बड़ी राशि जैसे समुद्र और महासागरों के बीच एक दूसरे को जोड़ती है, उसे जल संधि या जल दंडू कहते हैं, है ना, जल दंडू कहते हैं। आज आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आज ही की दिन यानी 14 अगस्त के 12 बजे रात में ही हमारा देश आज़ाद हो गया था। और आज यानी 15 अगस्त के दिन हमारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले में झंडा फहराकर इस स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। हम लोग भी जो है धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अभी मैं इस सेशन खत्म होने के बाद मैं भी जो है झंडा फहराऊंगा, ठीक है। अभी हमारा अभी टाइम जो है अभी 8 बजने वाला है, ठीक है। हम 8:30 बजे बहुत जल्द वहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर हम लोग का झंडोत्तोलन होगा, ठीक है। वहाँ का भी आप लोग को दृश्य हो सकता है तो मैं दिखा पाऊँ, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल के पढ़ते हैं। तो सबसे निचला परत जो है आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल, है ना। चलिए, यानी क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, पता है आप लोग को, है ना। देखिए ये जो है मेरा हिंदी से पढ़ने का मकसद है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, ठीक है। और हिंदी मीडियम का जो है मैं 2 साल पढ़ाया, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी सब कवर है। हिंदी से पढ़ने के बाद जो है ये मेरा जल्दी जल्दी जो है कैच हो जाता है, ठीक है। और इंग्लिश से भी मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम का, लेकिन ये सब जो है वहाँ पर उसमें बहुत कम ही दिया है, इसलिए हमको जहाँ पर बेनिफिट होगा उधर मैं जाऊँगा। इंग्लिश मीडियम जो है बेनिफिट नहीं होता है, वो मायने नहीं रखता है, कोई मीडियम हो, ठीक है। आजकल बोथ मीडियम आर इम्पोर्टेंट, दोनों महत्वपूर्ण है अपना 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 जगह पर जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में रटाया जाता है बच्चा को, समझाया बढ़िया से नहीं जाता है, समझाया जाता है लेकिन बच्चा समझता नहीं, वो सोचता है कि हम रट्टा रट लेंगे और हम जो एग्जाम में बढ़िया नंबर ले आएंगे। तो रट्टा मारने से आजकल नहीं होता है, टीचर समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन बच्चा नहीं समझना करते हैं। इंग्लिश मीडियम का बात होता है, तो हिंदी मीडियम का अगर इंग्लिश पढ़ता है तो अपना मातृभाषा होता है ना, तो वो कुछ कुछ रख लेता है दिमाग में। वैसे मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, दोनों मीडियम अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो क्षोभ मंडल जो मौसम संबंधी घटना जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, जो हमारा पहला मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल। इसके बाद ओजोन परत कहाँ पर है, तो समताप मंडल में ओजोन परत है, ठीक है। वायुयान जो है यहाँ पर परिचालन होता है। देखिए वायुयान यहाँ पर क्यों नहीं चलता है, मतलब कि क्षोभ मंडल में, ये यहाँ पर मौसम संबंधी घटना होता है, यहाँ पर बादल वगैरह होता है तो कैसे चलेगा वो, तो इसलिए वो उसको काट कर क्षोभ मंडल को पार करके जो है समताप मंडल में जाता है और वहाँ पर एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, ठीक है ना। तो ओजोन परत भी वहाँ पर है। प्रावैग्निक किरण जो भी आते हैं सन से, तो जहरीला अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उसको ओजोन परत रोक लेते हैं। और मध्य मंडल, उल्का पिंड वहाँ पर जो है गिरता है मध्य मंडल से, ठीक है ना। फिर जो है आयन मंडल, यहाँ पर विद्युत चुंबक के आयन मंडल में क्या होता है, विद्युत चुंबक के जो है कण, रेडियो तरंगें, इस प्रकार की घटना होती है। और वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है वायुमंडल में, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल को मिला देंगे तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को मिला देंगे तो यह बन जाता है अगला जैव मंडल, ठीक है। अब जीवन पनपता है कहाँ पर, जैव मंडल में। पर्वत पठार मैदान अब एक चैप्टर है आपका। मैदान होता क्या है, जो फील्ड जो होता है मैदान, ये क्या होता है, प्लेन, ठीक है, मैदान। तो मुख्यतः निचली और समतल भूमि का प्रदेश और मैदान कहलाता है। यह समुद्र से ऊंचा या नीचा हो सकता है, समुद्र से ऊंचा भी हो सकता है और नीचा भी हो सकता है, ठीक है, मैदान। परंतु आसपास के पठार पठार और पर्वत से ऊंचा नहीं हो सकता है। मैदान जो होता है पठार क्योंकि बड़ा होता है, पर्वत पठार, तो उससे नीचा ही होगा, है ना। मैदान जो होगा वो नीचे होगा, पर्वत पठार बड़ा होगा। मैदान 3 प्रकार का होता है, मैदान जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, पहला होता है अपर्दक मूलक मैदान, अपर्दक मूलक मैदान। दूसरा होता है निक्षेपण मूलक मैदान। तीसरा होता है आपका रचनात्मक मैदान, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं अपर्दक मूलक मैदान। वे मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया ना प्रमुख सॉरी वे मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ होता है। अपर्दन समझते हैं ना, जैसे हो गया फिनलैंड का मैदान, ठीक है। उत्तर में यूरोप का मैदान जो हो गया आपका उत्तर में, ठीक है, यूरोप का मैदान। इसके बाद कनाडा के पूर्व क्षेत्र का मैदान, ये सब जो है अपर्दक मूलक मैदान है। अपर्दन होने के पश्चात ये सब जो है बना, ठीक है।
मतलब इसका मुख्य रचना जो है अपर्दन की क्रिया से हुआ है। फिनलैंड का मैदान हो गया आपका, है ना। इसके बाद आपका जो है कनाडा का पूर्वी क्षेत्र हो गया उसका मैदान, ठीक है। और उत्तर में पूर्व यूरोप का मैदान। फिर निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जो है नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं, जैसे केरल के तट जो है ये निक्षेपण मूलक मैदान है। आ जाएगा केरल का तट जो है किस प्रकार का जो है मैदान है, तो निक्षेपण मूलक मैदान। जैसे हंगरी का मैदान है, हंगरी, ठीक है, बुडापेस्ट, तो ये जो है जगह आपका निक्षेपण मूलक मैदान। रचनात्मक क्या है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो निर्माण हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो मैदान का निर्माण हुआ है उसको बोलता है मैदान। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती जो मैदान है, उत्तरी अमेरिका का जो है मध्यवर्ती का जो मैदान है आपका इस टाइप का यहाँ पर, ठीक है, वो होता है आपका रचनात्मक मैदान, ठीक है। तो भारत के उत्तरी विशाल का मैदान ये हो जाएगा आपका गंगा का मैदानी भाग, और पश्चिम में पंजाब से पूर्व से में असम का असम तक सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। यह पूरा क्षेत्र जो है अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा आपका भारत का उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। गंगा नदी बहती है बिहार के बीचों बीच, ठीक है। तो उधर से जो है उसका उत्तरी भाग और दोनों तरफ जो है दक्षिणी भाग, और गंगा नदी के फैला होने के कारण जो है वो मैदान जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होता है, ठीक है। तो अब पठार क्या होता है, आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, मतलब आसपास की भूमि से ऊंचा होगा, भूमि से नीचा होगा, हम लोग बात पढ़े अभी। पठार और पर्वत जो होगा वो भूमि से हमेशा ऊपर होगा। तो आसपास के भूमि से ऊंचा होता है, इसका ऊपर का भाग सपाट होता है। कैसा होता है, सपाट होता है, ऐसे समतल सपाट, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकता है। पठार का जो ऊंचाई वो 100 मीटर से 1000 मीटर का ऊंचाई तक का हो सकता है ना। और दक्कन का पठार हो गया, छोटानागपुर पठार हो गया, ये सब जो है आपका पठार है ना। पठार बोलते हैं, सीधे पठार लगा हुआ है, दक्कन का पठार, छोटानागपुर पठार, है ना। इन पठारों से खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। आमिर का पठार जैसे हो गया, संसार का छत बोलते हैं, ये सबसे खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। पर्वत किसको बोलेंगे, तो ऊपरी हिस्से सपाट नहीं, ऊपरी हिस्से सपाट नहीं, जैसे कि पठार जो सपाट था, लेकिन पर्वत जो ऊपरी हिस्से क्या होता है, सपाट नहीं होता, ये ऐसे होता है ना। क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, ऐसे संकीर्ण, मंदिर जैसे बनाया जाता है संकीर्ण ऊपर, ठीक है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग पर बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर नहीं जमते, क्योंकि हिमालय पर्वत बहुत ही ऊंचाई पर है, इसलिए वहां पर बर्फ जमता है। और अरावली पर्वत जो है, ठीक है, वो सपाट होता है ऊपर में, ठीक है। तो वहां पर कम ऊंचाई पर है, इसलिए वहां पर बर्फ नहीं जमते हैं, गिरते नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, वहां पर बर्फ नहीं जमते हैं, ठीक है, अरावली पर्वत पर। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में सहायक होते हैं, ठीक है। पर्वतों से अनेक सारी नदियां निकलती है, दूसरा नदियां निकलती है। पर्वत पर खेती करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना पड़ता है। सीढ़ीदार खेत अगर नहीं बनाएगा क्योंकि बर्फ वहां पर बहुत ज्यादा ढका रहता है। अब पर्वत के प्रकार, वलित पर्वत, भ्रमशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ये सब आप लोगों को पता है। तो वलित पर्वत में क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन, इसको बोलते हैं इंग्लिश से फोल्डेड माउंटेन। दुनिया का जो विशाल विशाल माउंटेन जो होते हैं, बड़ा बड़ा माउंटेन, ठीक है, हिमालय पर्वत जैसे हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ठीक है, तो अल्पस पर्वत हो गया, ये सब जो होता है वलित पर्वत होता है, मतलब कि इनकी सतह जो है उबड़ खाबड़ होता है और शिखर जो है शंक्वाकार होता है, ठीक है। तो चलिए, अब भ्रमशोत पर्वत क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरार पड़ जाती है और दरारों के बीच का पठार ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। और उठे भाग को भ्रमशोत पर्वत कहते हैं। जैसे हो गया सतपुरा पर्वत, सतपुरा पर्वत भी आपका जो है भ्रमशोत पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत, जैसे इटली का विश्वविद्यालय पर्वत, विश्वविद्यालय पर्वत, एक विश्वविद्यालय पर्वत भी है, ज्वालामुखी भी है इटली में। भारत के अंडमान निकोबार का जो बेरन द्वीप है, ठीक है, ये सब जो है ज्वालामुखी पर्वत है। अब कुछ नोट में है कि वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, ठीक है। यानी वलित पर्वत भी बहुत अधिक प्राचीन होने के बाद अपर्दन होना शुरू हो जाता है, ऊंचाई कम हो जाता है धीरे धीरे, और अवशिष्ट पर्वत उसको बोलेंगे। और अवशिष्ट पर्वत जो है उसका एग्जाम्पल है एक, याद रखिएगा, अरावली पर्वत। अब बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से गुजरती है सॉरी, तो मैदानी क्षेत्र से होकर। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक पढ़ाई छोड़ना नहीं, याद रख। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो
ये जो है मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो पूर्वी क्षेत्र में। वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, याद रखिएगा। लिख तो पूछेगा एससीईआरटी का है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी। धान के फसल के लिए चिकनी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। पठार के ऊपर का सतह जो होता है वो सपाट होता है, याद रखिएगा। पर्वत के प्रकार हम बताएंगे 3 प्रकार। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटक स्थल का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण है, क्योंकि ये पर्यटक स्थल हम पढ़ चुके थे सेशन 1 में, वीडियो फर्स्ट में, है ना। शिमला कश्मीर ये सब जगह घूमने वाला जगह है ना। भ्रमशोद पर्वत हो जाएगा आपका सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। उसके बाद आपका अवलिक पर्वत हो जाएगा हिमालय, है ना। आपका प्राचीन पर्वत दक्कन का पठार वगैरह हो जाएगा आपका, है ना। निश्चय पादमक जो है हंगरी का मैदान हो जाएगा। और प्रमुख रूप से जो है 4 दिशा होता है, ठीक है, और कुल जो है 10 दिशा होता है। प्रमुख रूप से 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन मुख्य रूप से पर कुल जो है लगभग 10 होता है, ठीक है ना। आपको बताया था कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो होगा ही, लेकिन ये कोना कोनी जो होता है ये हो गया, और वो ऊपर वो नीचे 10 हो गया। महासागरों की औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। महासागर की औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर होती है। सभी महासागर आपस में जुड़े हैं। जितना भी महासागर सब जो दिख रहा है ब्लू ब्लू सब महासागर सब जुड़ा हुआ है। देखिए एक भी जो है साढ़े एक ही जो है वो छोटा है, सभी लगभग लगभग जुड़ा हुआ है ना। अब जो है भारत मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है ना। अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान का तापमान मापते हैं, याद रखिए। अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान का तापमान मापते हैं। देशांतर रेखाओं से हम किसी स्थान का समय समय नापते हैं, याद रखिए। अक्षांश से जो है तापमान, अक्षांश से तापमान, और देशांतर से समय, देशांतर से समय, अक्षांश से तापमान। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अच्छा, एक बार फिर सुनिए। अक्षांश रेखाओं से जो है हम किसी स्थान का तापमान, अक्षांश ताप, अक्षांश, है ना, अक्षांश ताप। ताप से क्या होता है? छलता है कोई चीज। ताप से क्या होता है? छलता है। छन, जब सब्जी वगैरह छन, अक्षांश, छांश तपना, तापमान। और देशांतर से एक याद रहेगा, एक याद हो जाएगा। देशांतर क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहाँ मिलती है उसमें उस स्थान की स्थिति का पता चलता है। जहाँ रेखाएं मिलती है उसमें उस स्थान की स्थिति का पता चल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाने पर एक तिथि घट जाती है। ये एग्जाम में आया था, ठीक है। बहुत पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाने पर एक तिथि रेखा घट जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाएंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हो जाएगा आपका, भैया बताएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हो जाएगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर है आपका, लमाल में से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, ऐसे होकर गुजरते हैं ना आपका। उड़ीसा वगैरह होकर से गुजरते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, ठीक है। तो इसके जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाने से, पूरब की ओर जाने से, पूरब से पश्चिम, पूरब की ओर जाने से तिथि रेखाएं घट जाती है, और पश्चिम की ओर जाने से तिथि रेखा बढ़ जाती है, याद रखिएगा। कैसे? क्योंकि देखिए जैसे इधर जाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इधर आपका यहाँ पर जो है आपका क्या है, लंदन है, ठीक है। यहाँ से जो है मेजर होता है टाइम का। तो ये दोनों का अंतर जो है, भारत और यहाँ का जो अंतर जो होता है आपका, लंदन का 5.5 घंटा का अंतर होता है, ठीक है। तो इधर जितना हम जाएंगे पश्चिम की ओर, ठीक है, इधर पश्चिम की ओर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम की ओर जाने पर जो एक तिथि रेखा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तिथि रेखा बढ़ जाएगी। और पूरब की ओर यहाँ से हम लोग तिथि रेखा से पूरब की ओर जाएंगे, या तिथि रेखा घट जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ से जो है ये इधर से, क्योंकि ये जो है आपका अर्थ ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा तो एक तिथि रेखा घट जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर पूरब की ओर जाएंगे तो एक तिथि रेखा घट जाएगी, पश्चिम की ओर जाएंगे तो तिथि रेखा बढ़ जाएगी। मानचित्र बनाने हेतु महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। तो मानचित्र बनाने के लिए क्या क्या मुख्य बातें याद रखना है? तो मापक का उपयोग होना चाहिए तब मानचित्र बनेगा। दिशा का निर्धारण होना चाहिए, ठीक है, और संकेत का ज्ञान होना चाहिए। मानचित्र का प्रकार, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, है ना। भौतिक मानचित्र में जो है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर दिखाया जाता है, उसको भौतिक बोलते हैं। राजनीतिक में क्या होगा, गांव हो जाएगा, शहर, राज्य एवं
विश्व के विभिन्न देशों तथा उसकी सीमाओं का दर्शाया जाना जो है राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। थीमेटिक में क्या होता है, जिस मानचित्र की दी गई सूचना के जैसे जो है आधार पर बनाया गया है, सूचना के आधार पर, जैसे जो है जलवायु मानचित्र के आधार पर, है ना, वनस्पति जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, इसके आधार पर जो बनाया गया है उसको थीमेटिक। फिर से पहला जो है भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वत पठार मैदान का जो है दिखाया गया है, राजनीतिक गांव शहर इस सबको दिखाया गया है। देश थीमेटिक मानचित्र, जिसमें जो है आपका सूचना के आधार पर जलवायु, है ना, जनसंख्या मानचित्र इसके आधार पर बनाया गया उसको थीमेटिक बोलते हैं। और मानचित्र का में रंग का प्रयोग, ठीक है, जलाशय में जो है नीला रंग होने से जलाशय का पता चलता है, नीला रंग जलाशय, नीला रंग जलाशय, क्योंकि नीला रंग जल पानी होता है जलाशय। पर्वत भूरा भूरा होता है पर्वत, इसलिए पर्वत का जो है रंग कैसा, भूरा। पठार का जो है पीला, पठार का जो है पर्वत पठार जो होता है आपका किस कलर से दिखाया गया है मानचित्र पर, तो पीला कलर से। और मैदान को हरा हरा, क्योंकि मैदान में ही हम लोग फसल लगाते हैं, हरा भरा रहता है ना। पठार याद रखिएगा, पठार का याद रखिएगा पीला, पठार पोसे पीला, और पर्वत का भूरा, पर्वत का भूरा याद रखिएगा। कंफ्यूज नहीं, नो कंफ्यूज। पर्वत का भूरा, पोसे पर्वत होता है और पोसे पठार भी होता है और पोसे पीला भी होता है। तो पठार पीला, पठार पीला, पर्वत भूरा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार जो है पूर्वी भारत में है, ठीक है। बिहार की आकृति जो है कैसा है, वो आयताकार है। चलिए आप थोड़ा पेड़ को क्या कर लेते हैं। बिहार जो है आकृति कैसा है, तो आयताकार है, बिहार की आकृति आयताकार है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम पढ़ चुके थे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान जो है बिहार का स्थान जो है भारत में 12वां है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है आपका बिहार का 483, मतलब अधिक है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 है, मतलब कम है, ठीक है। 345 है, उत्तर से दक्षिण कम है, ठीक है। यहाँ पर है आपका यहाँ का लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या घनत्व 1206 है। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया है। राज्य की जो है चिन्ह जो है आपका बोधि वृक्ष पीपल हो जाएगा, ठीक है। राज्य के पशु हो जाएगा बैल, पक्षी गोरैया, फूल गेंदा, प्रतीक स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, मछली देसी मांगूर, मांगूर माछ। बिहार में जौनपुर प्रमंडल 38 जिला, अरवल जो है न्यूनतम जिला है। अनुमंडल 101, प्रखंड 534, पंचायत 8386, गाँव 45,103। बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार के पूर्व में गर्मी और आदर्श जलवायु पाई जाती है। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। औसत तापमान 30 सेंटीग्रेड होता है और गर्मी में 40 तक पहुंच जाता है। औसत तापमान 30 है और गर्मी में 40 तक पहुंच जाता है, ठीक है। वर्षा का मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू अक्टूबर तक चलती है। वर्षा का मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, लगभग 15 तारीख के बाद बोला जाता है ना। उसके बाद अक्टूबर तक चलती है। बिहार में बाढ़ का स्रोत जो होता है गंडक, बागमती, कमला, ठीक है, बकैया, करेल, करेह, महानंदा, कोसी, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी नदी जो है अपना दिशा बदलने के लिए जानी जाती है बिहार में, ठीक है। और उसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, कौन सा नदी को, कमेंट करके जरूर बताइएगा।